हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैक्रैक। दिस इज राहुल सर और आज की जो क्लास होने वाली है इसमें हम बात करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। जब भी हीट इंटरेक्शंस हो, इंजन्स की बात हो, तो ये सारी की सारी जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में आज सारे के सारे लॉज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो वन बाय वन करके सारे लॉज देख लेते हैं कि कौन कौन से लॉज हैं। तो जो सबसे पहले आता है वो होता है जीरोथ लॉ, सेकेंड फर्स्ट लॉ, देन थर्ड पे आता है सेकेंड लॉ एंड फोर्थ पे आता है अपना थर्ड लॉ। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको जीरो से शुरू करना है। जीरोथ लॉ, देन फर्स्ट लॉ, देन सेकेंड लॉ, देन थर्ड लॉ। एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस कि गाइज सबसे पहले जो इसका इन्वेंशन हुआ था वो था फर्स्ट लॉ। ठीक है, सबसे पहले इन्वेंशन हुआ फर्स्ट लॉ का। उसके बाद जो इन्वेंशन हुआ वो इन्वेंशन हुआ सेकेंड लॉ का, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर इन्वेंशन हुआ दी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद जाकर इन्वेंशन हुआ इस लॉ का जिसे हमने नाम दे दिया जीरोथ लॉ। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, तो मैं आपको बताता हूँ। थर्ड लॉ के बाद जब इन्वेंशन हुआ इस लॉ का, सो ऐसा पाया गया कि ये तो बहुत ही बेसिक लॉ है, इसे हम फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं कह सकते। ये तो पहले इन्वेंट होना चाहिए था, फर्स्ट लॉ से पहले, तो हमारे लिए बेटर होता। तो इतना ज़्यादा समय बीत चुका था इसमें कि वो इसे शिफ्ट भी नहीं कर सकते थे कि पहले शिफ्ट कर देते हैं, फर्स्ट लॉ बना देते हैं इसको और बाद में फर्स्ट को सेकंड पे शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा ऐसा वो नहीं कर सकते थे। तो रीज़न ये था कि डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी बन चुके थे तब तक। ठीक है, रिसर्च पेपर में फर्स्ट लॉ बहुत बार लिखा जा चुका था, तो उन्होंने इन सब कंट्रोवर्सी से बचने के लिए इसे नया नाम दिया और उसे दे दिया जीरोथ लॉ। ठीक है, आज के अलावा आप ऐसा कभी नहीं सुनोगे कि शायद फ्यूचर में कभी मिले, बट ध्यान रखना कि अब तक आपने नहीं सुना होगा कि जीरोथ लॉ है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, या जो भी लॉज आपने रीड किए होंगे फर्स्ट से ही शुरू होता है। ये एक ऐसा एकमात्र लॉ है थर्मो में जो जीरो से शुरू होता है। तो ये था फैक्ट जो आप याद रखिएगा। चलते मूव करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? This law states that if two thermodynamic systems are each in thermal equilibrium, okay, thermal equilibrium with a third system, then they are in thermal equilibrium with each other. ठीक है, इसको थोड़ा बेसिक में मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि दो बॉडीज है, ठीक है, मान लेते हैं दो बॉडीज है। चलिए पहले सपोज कर लेते हैं बॉडी ए एंड बॉडी बी। ठीक है, ये दो बॉडी पहले सपोज कर लेते हैं। अगर ये दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अच्छा अब काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर। ओके, थर्मल इट स्टैंड फॉर टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम मीन्स होता है इक्विलिब्रियम अचीव करना। इट्स इजी। ठीक है, सो जब भी टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम अचीव होता है बिटवीन एनी टू बॉडीज तो हम उसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। सो ये स्टेटमेंट को इजी वे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, नंबर वन, और बॉडी बी ये बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जीरोथ लॉ क्या कहता है? जीरोथ लॉ कहता है कि भैया बॉडी ए इज ऑटोमेटिकली अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी। ठीक है, बॉडी ए सी के साथ ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ये जीरोथ लॉ कहता है। ये तो बहुत ही ईजी है यार। ऐसा आप बोल सकते हो कि यार फर्स्ट बॉक्स में 5 रुपीज़ रखे हुए हैं, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ रुपीज़ ये सेकेंड बॉक्स है इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, जितने रुपीज़ सेकेंड बॉक्स में रखे हैं 5, वो सेम अमाउंट ऑफ रुपीज़ थर्ड बॉक्स में रखे हुए, तो डेफिनेटली फर्स्ट और थर्ड बॉक्स में सेम ही रखे हुए ना। यही है जीरोथ लॉ, बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ठीक है, सो जीरोथ लॉ का ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि इट स्टेट्स दैट द टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, देन दे ऑल आर अंडर द इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर थर्मल वर्ड आपने मिस किया, अगर आप एग्जाम्स में लिख रहे हो इस डेफिनेशन को, थर्मल वर्ड मिस किया आपने, तो सीधा 0 मार्क्स। ठीक है, बिकॉज ये लॉ ही बना हुआ है उसी के लिए, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ, ठीक है, ये थर्मोमीटर आप देख सकते हो कि ये वर्क कैसे करता है या इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो आपके बुक्स में काफ़ी टाइम मिलेगा कि एक पेशेंट जब भी जिसको बुखार है, ठीक है, फीवर है, डॉक्टर के पास जब वो जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि मुंह में थर्मोमीटर रख देता है। तो यहाँ पे होता क्या, ध्यान देते ज़रा। सपोज करते हैं कि ये रहा वो बंदा, ठीक है, आप समझ लेते हैं कि नहीं यार आप तो नहीं यार, कोई और एक बंदा जो बीमार है, ठीक है, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने क्या किया,
थर्मोमीटर बंदे के मुंह में रख दिया। अभी बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखना कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि यहाँ पे वो 3 बॉडीज कौन सी है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ रही है। नंबर 1 तो ये थर्मोमीटर, ठीक है, नंबर 1 बॉडी है ये थर्मोमीटर। नंबर 2 है आपका सराउंडिंग, ठीक है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो सेकंड है, ठीक है, और नंबर 3 है आपका बॉडी टेम्परेचर, आप खुद। सो ये 3 बॉडीज का जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है वो रीडिंग आपको थर्मोमीटर पे आती है। आर यू गेटिंग? इसीलिए जीरोथ लॉ का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन ही है। जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपके मुंह में जो थर्मामीटर रख रहा है, वो जो टेम्परेचर आ रहा है वहाँ पे जो टेम्परेचर इट शोज, एक्चुअली वो टेम्परेचर भैया आपके बॉडी का नहीं है, वो एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है जो आपकी सराउंडिंग से, थर्मोमीटर से और आपके बॉडी से अचीव हो रहा है। अब आगे मूव करते हैं और देख लेते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने रीड भी किया हुआ है, इसे बहुत बार आप जानते रहोगे। ये बहुत ही इजी स्टेटमेंट होता है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा आप कि इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं। इट मीन्स कंजर्व करना, किसी क्वांटिटी को कंजर्व करना। इट स्टेट्स दैट द एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, ओके। इट सेज कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और यू कैन से कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसे बनाया भी नहीं जा सकता और इसे बर्बाद भी नहीं किया जा सकता। तो कर क्या सकते हैं? तो होता क्या है यहाँ पे, जस्ट रिमेंबर कि इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यूनिवर्स में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमने किसी एनर्जी को क्रिएट किया हो। अगर हम किसी एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं तो कोई एक अलग एनर्जी होगी जो डिसअपियर होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस फंडा। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कंजर्वेशन। इट मीन्स कि टोटल जो है वो कंजर्व ही रहेगा, बस एक का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे में होता रहेगा, कुछ इस तरीके से ये फर्स्ट लॉ कहता है। जो स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा इंजीनियरिंग में होंगे, ठीक है, 12th में भी ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा वैसे। बट इंजीनियरिंग में जाओगे तो इसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। वहाँ पे आपको इस तरीके से एक इक्वेशन मिलेगा कि डेल्टा यू, बहुत बार आपको यहाँ पे ई भी मिल सकता है जो रिप्रेजेंट करेगा इंटरनल एनर्जी, ओके, जो रिप्रेजेंट करेगा इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू रिप्रेजेंट हीट एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट दी वर्क डन, ठीक है। सो ये इनके बीच में एक रिलेशन है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। कभी कभी ये इक्वेशन आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, है ना। सो कुछ नहीं है, सिंपल मैथ्स है, सिर्फ एक इक्वेशन को, एक सिर्फ क्यू को यहाँ पे रखा है, डब्ल्यू को शिफ्ट कर दिया दूसरे साइड पे, दैट्स ऑल। सो फर्स्ट लॉ हमें ये इक्वेशन देकर जाता है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, मतलब हीट और वर्क का जो बैलेंसिंग है उसके बारे में जो आपको लर्न करना है, उनका कन्वर्जन कैसे होता है, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी अपने को ये फर्स्ट लॉ देता है। और ये रहा आपके सामने इसका इक्वेशन। आई होप क्लियर है। मूव करते हैं। सो नेक्स्ट है द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जैसे कि इसका नाम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मीन्स टू, तो सेकेंड लॉ में ना एक्चुअली दो लोगों का स्टेटमेंट आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको कि सेकेंड लॉ में एक स्टेटमेंट नहीं है, सेकेंड लॉ में दो स्टेटमेंट है। सो दिस लॉ हैज टू स्टेटमेंट। नंबर 1 कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ओके, कैल्विन प्लैंक थे जिन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ था अपना, और दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। सो ये लॉ एक्चुअली आपको इस लॉ के बारे में अगर बताना है किसी को तो आपको दो स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, एक से काम नहीं चलेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट को मैं इजी वे में आपको कोशिश करता हूँ बताने के लिए। केल्विन प्लैंक्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, बट उससे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक इंजन आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कुछ इंजन से रिलेटेड, इसके मतलब केल्विन प्लैंक्स इंजन से रिलेटेड कुछ इन्होंने कहा है। इन्होंने क्या कहा है, एकदम सिंपल वे में पहले बता देता हूँ मैं आपको। इन्होंने कहा है भैया कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप इंजन में डालोगे, ठीक है, मान लेते हैं 1000 जूल आपने हीट, इट मीन्स कि पेट्रोल डीजल जो भी आप डाल रहे हो, मान लेते हैं 1000 जूल उसमें एनर्जी है और आपने इसमें डाल दिया है। सो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिटर्न वो कभी नहीं देगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये होता है केल्विन प्लैंक्स का स्टेटमेंट। और यू कैन सी कि ये एक साइकिल है, ठीक है, आप देख सकते हो इस इंजन को, देख सकते हो कि एक साइकिल है जो बार बार रिपीट होता रहता है, बार बार ये रिपीट होता रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है ना। अब इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट
क्या कहता है, इट सेज कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, ओके, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल, विच ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल, यू कैन सी कि यहाँ पे साइकिलिंग सिस्टम चल रहा है, पूरा गोल गोल हो रहा है, विच ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल एंड गिव्स यू द 100% एफिशिएंसी, ठीक है, एंड गिव्स यू द 100% एफिशिएंसी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी कंपनियां, जो व्हीकल कंपनियां हैं, जो कंटिन्यूसली मेहनत कर रही हैं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, आप एक बात का ध्यान रखिए कि 100% एफिशिएंसी वो कभी अचीव ही नहीं कर सकते हैं, केल्विन प्लैंक्स ने बता दिया हुआ है। सो दिस इज वन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। अब दूसरे पे चलते हैं, ठीक है, सेकेंड लॉ के सेकेंड स्टेटमेंट पे चलते हैं, और ये है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस ने क्या कहा है कि थोड़ा सा पहले, ठीक है, वहाँ जाने से पहले एक नीचे ये देख लो कि कंडक्शन ऑफ हीट कैसे होता है नेचुरली, नेचुरली किस तरीके से होता है। सो नेचुरली हमें पता है कि हीट हमेशा हमेशा कहाँ पे फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ से, है ना, या फिर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होती है नेचुरली, मतलब आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्लॉसियस ने जो कहा था, ये स्टेटमेंट डोंट रीड, मैं अब भी आपको थोड़े समय में समझाता हूँ कि क्लॉसियस ने क्या कहा है कि भैया नेचुरली ये पॉसिबल है, ठीक है, बट नेचुरली कोल्ड से वो हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हो, इट इज इम्पॉसिबल, यही क्लॉसियस ने कहा हुआ है। तो एक बार रीड कर लेते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल and produces no other effect than the transfer of a heat from cooler body to a hotter body। अच्छा, नो अदर इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि आप अलग से कुछ उसमें डालोगे नहीं, कुछ आप अलग से एनर्जी नहीं दोगे, ऑटोमेटिकली होना चाहिए, वो आपको अलाउड ही नहीं है कुछ उसमें देना, ठीक है। सो अगर आप कुछ नो अदर इफेक्ट है तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। तो हमेशा हीट ट्रांसफर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हुआ। तो आप कहोगे कि सर मेरे घर पे तो फ्रिज है, ठीक है, आप कहोगे मेरे घर पे फ्रिज है सर, उसमें तो उल्टा होता है, हॉट बॉडी को कोल्ड करता है। सो रिमेंबर वहाँ पे आपका फ्रिज कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। एम आई क्लियर? क्लॉसियस ने क्या कहा हुआ है कि नेचुरली इट इज इम्पॉसिबल, मतलब नेचुरली ऐसा नहीं होगा, हाँ आप इलेक्ट्रिसिटी दो या कोई काम करो तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इट इज इम्पॉसिबल कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की टूवर्ड्स हीट ट्रांसफर हो, बट इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई वर्क डन करके आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर नो अदर इफेक्ट है, ठीक है, यू कैन सी दिस स्टेटमेंट, अगर नो अदर इफेक्ट है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो ये था सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। मूव करते हैं लास्ट वन पे, जो है कि थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा एक अलग, इसमें एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी एक थोड़ा सा अलग ही लेवल है। जब आप थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बहुत डिटेल स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं बट एकदम सिंपलेस्ट वे में आपको कह देता हूँ कि एंट्रोपी मीन्स होता है डिसऑर्डर, ठीक है। डिसऑर्डर मतलब ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये डिसऑर्डर की तरफ मूव कर रहा है, एकदम सिंपल वे में। सो जस्ट रिमेंबर कि एंट्रोपी मीन्स होता है डिसऑर्डर। सो थर्ड लॉ क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन, ओके, 0 केल्विन, और 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो एंट्रोपी इट मीन्स कि जो डिसऑर्डर होता है, जो मोशन होता है बॉडी का, जो हमेशा डिसऑर्डर की तरफ मूव करता है, अगर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कर दिया जाए। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर इस टेम्परेचर पे हम पहुँच गए, ठीक है, आज तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया, बट अगर कभी हम गलती से यहाँ पर पहुँच गए ना, सो जो मोशंस होते हैं वो पूरा स्टॉप हो जाएगा, पूरा यूनिवर्स थम सा जाएगा इस टेम्परेचर पे। सो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बहुत मेहनत की मैंने। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, इस तरीके के और वीडियोस मैं लाता रहूँगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो पूरी की पूरी मेरी स्लाइड थी, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से रीड कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो नीचे आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।